नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस बेहद खास और ऐतिहासिक न्यूज़ बुलेटिन में हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आज का ये विशेष प्रसारण सीधे तौर पर देश के करोड़ों पेंशन धारकों, कर्मचारियों, सेवानिवृत्त साथियों और उनके परिवारों से जुड़ा हुआ है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस महत्वपूर्ण जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें ताकि कोई भी पेंशनर इस बड़े बदलाव से अछूता ना रह जाए। दोस्तों, आज जो जानकारी हम आपके सामने रखने जा रहे हैं वो सिर्फ एक सामान्य अपडेट नहीं है, बल्कि ये उन लाखों करोड़ों परिवारों की उम्मीदों, संघर्षों और लंबे इंतजार का परिणाम है जिन्होंने वर्षों तक अपनी पेंशन में सम्मानजनक बढ़ोतरी की मांग की है। खास तौर पर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ से जुड़े पेंशनर्स और एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम के तहत आने वाले ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए जो संकेत सामने आ रहे हैं वे किसी बड़े बदलाव से कम नहीं हैं। लंबे समय से न्यूनतम पेंशन को लेकर जो असंतोष था, जो आंदोलन थे, जो धरने और प्रदर्शन हुए, उन्होंने आखिरकार नीति निर्माताओं का ध्यान खींचा है और अब जो प्रस्ताव और विचार सामने आ रहे हैं वे पेंशन व्यवस्था की दिशा बदल सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों में ईपीएस 95 पेंशनर्स ने न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए करने की मांग को लेकर देश भर में आवाज बुलंद की थी। ये सिर्फ आर्थिक मांग नहीं थी, बल्कि सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार था। महंगाई के इस दौर में 1000 रुपए की मासिक पेंशन किसी भी व्यक्ति के लिए जीवन यापन के लिए पर्याप्त नहीं थी। दवाइयों की कीमतें, बिजली पानी के बिल, राशन, किराया और अन्य आवश्यक खर्च लगातार बढ़ रहे थे, लेकिन पेंशन की राशि लगभग स्थिर थी। ऐसे में ये मांग उठी कि न्यूनतम पेंशन को यथार्थवादी स्तर पर लाया जाए और इसे महंगाई भत्ते से जोड़ा जाए ताकि समय के साथ इसकी वास्तविक क्रय शक्ति बनी रहे। अब जो संकेत मिल रहे हैं उनमें ये संभावना जताई जा रही है कि 2026 के भीतर न्यूनतम पेंशन को 7500 रुपए तक बढ़ाने पर गंभीर विचार चल रहा है और इसके साथ महंगाई भत्ता जोड़ने की व्यवस्था भी बनाई जा सकती है। यदि ऐसा होता है तो ये बदलाव करोड़ों बुजुर्गों के जीवन में स्थिरता और आत्मसम्मान दोनों लेकर आएगा। दोस्तों, इस पूरे परिदृश्य में एक और महत्वपूर्ण पहलू है पेंशन पात्रता से जुड़े नियमों में संभावित बदलाव। पहले ये प्रावधान था कि यदि किसी कर्मचारी ने निर्धारित न्यूनतम सेवा अवधि पूरी नहीं की तो उसे नियमित पेंशन की बजाय केवल अंशदान की वापसी मिलती थी। विशेषकर 10 वर्ष की सेवा की शर्त कई कर्मचारियों के लिए बाधा बन जाती थी। अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले, अस्थायी नौकरियों में लगे लोग या वे कर्मचारी जिन्हें बीच में नौकरी छोड़नी पड़ी, वे इस शर्त के कारण पेंशन के अधिकार से वंचित रह जाते थी। अब ये चर्चा चल रही है कि न्यूनतम सेवा अवधि को लेकर नियमों में नरमी लाई जाए ताकि अल्पकालिक सेवा देने वाले कर्मचारी भी किसी न किसी रूप में पेंशन लाभ के पात्र बन सकें। यदि सेवा अवधि की बाध्यता कम की जाती है या पेंशन की गणना में लचीलापन लाया जाता है तो इससे लाखों ऐसे श्रमिकों को राहत मिलेगी जो अभी तक असुरक्षित भविष्य की चिंता में जी रहे थे। पेंशन की गणना के तरीके में भी बदलाव की मांग लंबे समय से उठती रही है। पहले पेंशन की गणना औसत वेतन के आधार पर की जाती थी और कई भत्तों को इसमें शामिल नहीं किया जाता था। कर्मचारियों का तर्क था कि जब सेवा के दौरान महंगाई भत्ता और अन्य भत्तों पर उनका अंशदान लिया जाता है तो पेंशन की गणना में उन्हें बाहर क्यों रखा जाए। अब ये संकेत मिल रहे हैं कि पेंशन गणना की प्रक्रिया को अधिक समावेशी और पारदर्शी बनाने की दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं ताकि वास्तविक आय के आधार पर पेंशन निर्धारित हो सके। इससे स्वाभाविक रूप से पेंशन राशि में वृद्धि होगी और पेंशनर्स को अधिक न्यायसंगत लाभ मिलेगा। पारिवारिक पेंशन का विषय भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। कई परिवारों की आजीविका पूरी तरह पेंशन पर निर्भर होती है। जब किसी पेंशनर का निधन होता है तो उसके बाद परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो जाता है। वर्तमान व्यवस्था में पारिवारिक पेंशन का प्रावधान है, लेकिन इसे और मजबूत बनाने की मांग लगातार उठती रही है। अब ये चर्चा है कि मूल पेंशन का 60% परिवार को दिया जाए और आश्रित बच्चों के लिए शिक्षा सहायता जैसी अतिरिक्त सुविधाओं पर भी विचार हो। यदि ये लागू होता है तो ये सामाजिक सुरक्षा के ढांचे को और सुदृढ़ करेगा और परिवारों को कठिन समय में सहारा देगा। दोस्तों, डिजिटल युग में पारदर्शिता और सुगमता भी एक बड़ा मुद्दा है। पहले पेंशन से जुड़े कामों के लिए बुजुर्गों को दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। फॉर्म भरने, सत्यापन कराने और दस्तावेज जमा करने में महीनों लग जाते थे। अब डिजिटल पोर्टल्स और ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।
ईपीएफओ की वेबसाइट और ऑनलाइन सेवाओं के विस्तार से पेंशनर घर बैठे आवेदन कर सकते हैं, स्थिति देख सकते हैं और शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ये बदलाव न केवल समय की बचत करेगा बल्कि पारदर्शिता भी बढ़ाएगा। अब बात करते हैं पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस और नई पेंशन योजना यानी एनपीएस की। वर्ष 2004 के बाद केंद्र सरकार के नए कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम लागू किया गया था। इस योजना के तहत कर्मचारी और सरकार दोनों अंशदान करते हैं और ये राशि बाजार आधारित निवेश में लगाई जाती है। इसमें रिटर्न बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करता है, इसलिए सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली पेंशन की राशि निश्चित नहीं होती। इसके विपरीत पुरानी पेंशन योजना में अंतिम वेतन का लगभग 50% पेंशन के रूप में मिलता था और महंगाई भत्ता भी जुड़ा रहता था। यही कारण है कि कई कर्मचारी संगठनों ने ओपीएस की बहाली की मांग उठाई। कुछ राज्यों ने अपने स्तर पर ओपीएस को फिर से लागू भी किया है, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर बहस और तेज हो गई है। इस विषय पर न्यायिक स्तर पर भी चर्चा चल रही है और कई याचिकाएं उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन रही हैं। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सामाजिक सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है और सेवानिवृत्ति के बाद स्थिर आय की गारंटी होनी चाहिए। दूसरी ओर सरकार का तर्क वित्तीय स्थिरता और दीर्घकालिक दायित्वों से जुड़ा होता है। इन दोनों दृष्टिकोणों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश जारी है। यदि भविष्य में कोई ऐसा मॉडल सामने आता है जिसमें निश्चित न्यूनतम गारंटी और अंशदायी ढांचा दोनों का समावेश हो, तो ये व्यापक समाधान साबित हो सकता है। दोस्तों, यदि न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये तय होती है और उसे महंगाई भत्ते से जोड़ा जाता है, तो इसका सीधा प्रभाव लाखों परिवारों की आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। बुजुर्गों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, वे बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं ले सकेंगे, पोषण और जीवन स्तर में सुधार होगा। ये केवल आर्थिक सुधार नहीं होगा, बल्कि सामाजिक सम्मान की पुनर्स्थापना भी होगी। साथ ही यदि पात्रता नियमों में लचीलापन आता है और पारिवारिक पेंशन मजबूत होती है, तो सामाजिक सुरक्षा का दायरा और विस्तृत होगा। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि पेंशन सिर्फ एक राशि नहीं है, ये उस जीवन भर की मेहनत का सम्मान है जो कर्मचारियों ने देश और समाज की सेवा में लगाया। चाहे वो ईपीएस 95 पेंशनर्स हों, ईपीएफओ से जुड़े कर्मचारी हों या ओपीएस और एनपीएस के बीच संतुलन की तलाश कर रहे सरकारी कर्मचारी हों, सभी की अपेक्षा एक ही है कि सेवानिवृत्ति के बाद जीवन गरिमापूर्ण और सुरक्षित हो। आने वाले समय में सरकार, न्यायपालिका और कर्मचारी संगठनों के बीच जो भी निर्णय होंगे, वे करोड़ों लोगों के भविष्य को आकार देंगे। हम इस विषय पर लगातार नज़र बनाए रखेंगे और आपको हर अपडेट समय पर देते रहेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए, जागरूक रहिए और इस महत्वपूर्ण जानकारी को हर ज़रूरतमंद तक पहुंचाइए। धन्यवाद।